हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो बच्चों, आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूं नए लेक्चर के साथ। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है और मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और साथ मिल करके पढ़ते हैं फिजिक्स। बच्चों, हम लोगों ने अभी प्रीवियस लेक्चर में बात करी थी डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी की। तो अगर आपको याद हो, उसमें हमने देखा था कि अलग अलग क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला हम बना सकते हैं। डायमेंशंस क्या होते हैं ये हमने सीखा था। एक बार रिकैप कर ले, डायमेंशंस क्या थे। अगर आपको याद हो, किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी की वो पावर्स जिन तक हम उस क्वांटिटी को रेज करते हैं ताकि अपनी किसी भी क्वांटिटी के किसी को एक्सप्रेस कर सके उन फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म्स में, तो वो जो पावर्स होती हैं उन्हीं पावर्स को नाम दिया जाता है डायमेंशंस का। ठीक, अब आज उसी डायमेंशन से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और इस पर हम लोग करेंगे कुछ मजेदार दमदार क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक और क्वेश्चंस भी लाजवाब हैं, तो साथ बने रहिएगा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो टॉपिक है उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है, इसे समझने के लिए आप एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल समझिए। मान लीजिए मैं आपसे एक सवाल पूछूं, याद से मेरे सवाल का जवाब आप कमेंट्स में देंगे। सभी लोग याद रखिएगा, मैं जो सवाल आपसे पूछ रहा हूं, आप इस सवाल को सुनकर वीडियो को पॉज करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर मुझे बताएंगे। ठीक, मेरा पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1, एड 5 kg एंड 3 लीटर। सवाल सुन लीजिए, एड 5 kg एंड 3 लीटर। मेरा सवाल है, आपको ऐड करके दिखाना है। पहला क्वेश्चन है 5 kg एंड 3 लीटर। ठीक है, आपको ऐड करके दिखाना है। ये 5 किलो और 3 लीटर को ऐड करेंगे। दूसरा सवाल है सब्ट्रैक्शन का। आपको सब्ट्रैक्ट करके दिखाना है किस किस को, 20 मीटर क्यूब में से 40 ग्राम माइनस करके दिखाना है। ठीक है, तो ये हमारे सवाल हैं। वीडियो को यही पॉज कीजिए और अपने आंसर मुझे लिख करके बताइए। ठीक, लिख लिए सबने आंसर। अब देखते हैं कि आपने क्या आंसर दिए। आप में से मैक्सिमम बच्चों ने यही बोला कि सर हम इनको ऐड नहीं कर सकते। मैं पूछूं क्यों? आप कहोगे सर ये जो किलोग्राम आपने यहां लिखा है ये तो यूनिट ऑफ मास है। किलोग्राम इज द यूनिट फॉर मास, यस और नो? और आप कहोगे सर ये जो लीटर है ये तो यूनिट ऑफ वॉल्यूम है। हाँ कि ना, दिस इज द यूनिट फॉर वॉल्यूम। ठीक, दूसरे सवाल में आप कहोगे सर मीटर क्यूब इज द यूनिट फॉर वॉल्यूम एंड ग्राम इज अगेन द यूनिट ऑफ मास। आप कहोगे सर ना मैं इनको ऐड कर सकता हूं ना सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं क्योंकि ये अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं। मैं मास में से वॉल्यूम नहीं ऐड कर सकता, ऐसे ही मैं वॉल्यूम में से मास नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकता। तो मैं पूछूंगा फिर तुम किन्हें ऐड और किन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकते हो? तो आप कहोगे सर हम मास में मास को ऐड कर सकते हैं, वॉल्यूम में वॉल्यूम को ऐड कर सकते हैं, मास में से ही मास सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और वॉल्यूम में से ही वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। है ना, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। क्या लगाया? कॉमन सेंस लगाया। बस इसी कॉमन सेंस वाली बात को अगर हम फिजिक्स की टर्म्स में कहें तो हम कहेंगे हम सिर्फ उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनकी डायमेंशन सेम हो। क्या? ध्यान से सुनो, हम सिर्फ उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बच्चों
जिनकी डायमेंशंस सेम हो। अलग अलग डायमेंशंस को ना हम ऐड कर सकते हैं और ना ही सब्ट्रैक्ट। आप पूछोगे सर क्या हम उन्हें मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं? हाँ, वो करना पॉसिबल है। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को जिनकी डायमेंशंस अलग अलग हो, आप उन्हें मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, आप उन्हें डिवाइड भी कर सकते हैं, आप रेज टू पावर करके उनके साथ कुछ भी करें, बस दो चीजें नहीं कर सकते, ना आप उन्हें ऐड कर सकते हैं और ना आप उन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बात समझ में आई? बस इसी सिंपल सी बात को नाम दिया जाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सिंपल सी बात को ही कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो आइए समझते हैं क्या कहता है ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, a physical relation will be dimensionally correct if the dimensions of all terms in the equation are same। किसी भी फिजिकल रिलेशन को आप सही केवल तब मान सकते हैं अगर उसमें जितनी भी टर्म्स गिवन है प्लस और माइनस से सेपरेट होती हुई। याद रखिएगा, सिर्फ किससे सेपरेट होती हुई? प्लस या माइनस टर्म्स। जैसे पॉलिनोमियल होता था, उनमें मल्टीपल टर्म्स होती थी, या तो उनके बीच में प्लस लगा होता था या माइनस। ठीक है, तो या तो प्लस माइनस से सेपरेट होती हुई जितनी भी टर्म्स हो किसी रिलेशन में, वो रिलेशन तभी ट्रू होता है अगर जितने भी उसमें टर्म्स हैं उन सब की डायमेंशन सेम हो। तो आ गई ना वही बात। हम इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं, ओनली द फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सिमिलर डायमेंशंस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। कौन सी क्वांटिटीज? हैविंग सिमिलर डायमेंशंस। तो ये बात आपको याद रखनी है कि हम सिर्फ उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनकी डायमेंशन सेम हो। अगर अलग अलग डायमेंशंस की क्वांटिटीज हैं तो ना तो उन्हें ऐड किया जा सकता है ना सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। हाँ, लेकिन आप उनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और आप उनको डिवाइड भी कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अलाउड है, क्या नहीं अलाउड? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक, तो बात समझ में आ गई। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है ओनली द फिजिकल क्वांटिटीज having similar dimensions can be added और सब्ट्रैक्टेड। हम केवल उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनकी डायमेंशंस क्या होती हैं? जिनकी डायमेंशंस सेम होती हैं। बात समझ में आ गई सबको? इसमें क्या नहीं कर सकते आप उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बट क्या आप उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं? यस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज अलाउड। ठीक है, तो उन क्वांटिटीज के बीच में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अलाउड होता है। सिर्फ क्या नहीं अलाउड? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। बात याद रहेगी सबको ये? यस और नो? पक्की बात? चलिए आगे अब इसके देखते हैं हम कुछ टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज जो समझना जरूरी है, तभी हम इसके क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाएंगे। अब देखिए, हम लोगों ने डायमेंशंस की बात करी थी, याद है? हमने कहा था अगर क्वांटिटी के पास डायमेंशंस हो, सो ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस अगर हम डायमेंशंस के बेसिस की बात करें ना बच्चों, तो हम फिजिकल क्वांटिटीज को ब्रॉडली पहले दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। कौन सी दो कैटेगरीज हो जाएंगी भाई? एक तो क्वांटिटी वो जिनके पास डायमेंशंस है, उन्हें बोलेंगे डायमेंशनल। और एक क्वांटिटी वो जिनके पास डायमेंशंस नहीं है, मेरे लास्ट लेक्चर मैंने बताया था, उनको बोलते हैं डायमेंशनलेस। तो जिनके पास
डायमेंशंस होंगी उन क्वांटिटी को हम कहेंगे डायमेंशनल क्वांटिटीज। ठीक है, ये हो जाएंगी हमारी डायमेंशनल क्वांटिटीज जिनके पास डायमेंशंस है। जिनके पास डायमेंशंस नहीं है उनको हम नाम देते हैं एज डायमेंशनलेस। ऐसी क्वांटिटीज को कहा जाता है डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो डायमेंशनल क्वांटिटीज की खास बात क्या होती है? दीज क्वांटिटीज हैव डायमेंशंस, इनके पास डायमेंशंस होती हैं। डायमेंशंस क्या है, याद है? व्हाट आर डायमेंशंस? किसी को याद है व्हाट आर डायमेंशंस? पावर्स ऑफ m, l, t एटसेट्रा, इसी को तुम कहते थे ना डायमेंशंस। क्या थी? m, l और t की जो पावर्स होती हैं जिन तक हम उनको रेज करते हैं ताकि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जा सके, उन्हीं को बोला जाता है डायमेंशंस। फिर जो डायमेंशन लेस होती हैं, दीज क्वांटिटीज डू नॉट हैव डायमेंशंस, इन क्वांटिटीज के पास डायमेंशंस नहीं होती। यानी अगर मैं इन क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला कभी भी लिखूं तो वो हमेशा होगा m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। डायमेंशनलेस क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट किया जाता है एज m की पावर 0, l की पावर 0 एंड t की पावर 0। बात समझ में आ गई सबको? अब इन डायमेंशनल क्वांटिटीज को और डायमेंशनलेस क्वांटिटीज को फर्दर दो कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। दोनों को दो दो कैटेगरीज में हम बांट सकते हैं। कौन सी है ये दो कैटेगरीज भाई? देख लेते हैं, चलिए। जो हमारी डायमेंशनल क्वांटिटीज हैं इसमें से डायमेंशनल कांस्टेंट्स हो सकते हैं और इनमें डायमेंशनल वेरिएबल्स हो सकते हैं। इसी तरीके से जो डायमेंशनलेस क्वांटिटीज हैं इनको भी दो कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। कौन सी दो कैटेगरीज जी? इनको भी हम डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स कह सकते हैं या फिर डायमेंशनलेस वेरिएबल्स कह सकते हैं। ठीक, तो बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस कुल मिलाकर के चार टाइप की क्वांटिटीज हमारे पास बन जाती है। कौन सी चार क्वांटिटीज? डायमेंशनल कांस्टेंट्स, डायमेंशनल वेरिएबल्स, डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स, डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। ठीक, अब डायमेंशनल क्वांटिटीज में क्या चीज कॉमन है? इनके पास डायमेंशंस होंगी, फिर चाहे वो कांस्टेंट हो या वेरिएबल। बस फर्क काय का आएगा? अगर ये कांस्टेंट है भैया तो इनका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। मैग्नीट्यूड डज नॉट चेंज। ऐसी क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। ठीक, वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब एबल टू वेरी। वेरिएबल का मतलब क्या है? एबल टू वेरी, जो चेंज होने की क्षमता रखता हो। तो ये वो क्वांटिटीज हैं जिनका मैग्नीट्यूड में चेंज, इनका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है। दे हैव द एबिलिटी टू चेंज द मैग्नीट्यूड। ठीक, इसी तरीके से जो हमारी डायमेंशनलेस क्वांटिटीज हैं उनमें एक चीज कॉमन क्या है? सभी के पास डायमेंशन नहीं है, इसलिए ये डायमेंशनलेस है। ठीक, लेकिन जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स हैं इसका मतलब डायमेंशन तो नहीं है लेकिन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है।
तो इनका मैग्नीट्यूड डज नॉट चेंज, इनका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। और जो वेरिएबल्स हैं डायमेंशनलेस वेरिएबल, इनके पास डायमेंशंस तो नहीं है लेकिन इनका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है। सो मैग्नीट्यूड में चेंज, दे में हैव अ चेंजिंग मैग्नीट्यूड। एक एक दो एग्जांपल सबके देख लेते हैं ताकि हमको अच्छे से समझ में आ जाए। अब डायमेंशनल कांस्टेंट्स मतलब डायमेंशन तो है और वैल्यू भी चेंज नहीं हो रही। तो जो डायमेंशनल कांस्टेंट्स हो जाएंगे, इनके एग्जांपल अगर हम देखें, आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, इन सबके पास डायमेंशंस है और इनकी वैल्यू कांस्टेंट है। तो इनको हम बोलते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट्स। ठीक, अब ऐसी भी क्वांटिटीज हैं जिनके पास डायमेंशंस है लेकिन उनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। कौन सी क्वांटिटीज? भाई बहुत सारी है। फोर्स डायमेंशन तो है, MLT-2 कल निकाली थी हमने लास्ट लेक्चर में, है ना, लेकिन उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। कहीं पर फोर्स 5 न्यूटन हो सकती है, कहीं पर फोर्स 10 न्यूटन हो सकती है, कहीं पर 15 न्यूटन हो सकती है। तो फोर्स एक डायमेंशनल वेरिएबल है। ऐसे ही वेलोसिटी या स्पीड डायमेंशनल वेरिएबल है, एरिया डायमेंशनल वेरिएबल है, एंड सो ऑन। इसी तरीके से आपके पास वैल्यूज और है ना, ये सारी क्या है? डायमेंशनल वेरिएबल्स। इनके पास डायमेंशन है और इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। अब आते हैं डायमेंशनलेस वैल्यूज पर। इनके पास ना तो इनके पास डायमेंशंस नहीं होती, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो उनको बोलते हैं डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स। एग्जांपल देखें अगर हम डायमेंशनलेस कांस्टेंट के, पाई डायमेंशनलेस कांस्टेंट है कि नहीं है? ई डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। जितने भी नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, सारे नंबर्स क्या हैं? डायमेंशनलेस कांस्टेंट। अगर मैंने कहा 2, इसका मतलब 2 ही होता है, 2.00001 पॉसिबल नहीं है। 2 का मतलब 2, एक ही फिक्स्ड वैल्यू, और इसके पास कोई डायमेंशन नहीं होती। सो दीज आर डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स। इसी तरीके से डायमेंशनलेस वेरिएबल्स में एंगल आ जाएगा आपका, थीटा एंगल, लेट अस राइट इट एज एंगल। एंगल जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है, इसके पास कोई डायमेंशंस नहीं होती। ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर आप याद करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका एग्जांपल है। मैंने कल और बताया था रिलेटिव डेंसिटी इसका एग्जांपल है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जिनके पास डायमेंशंस भी नहीं है और इनकी वैल्यू भी चेंज हो सकती है। ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। ठीक, तो डायमेंशंस के बेसिस पर क्वांटिटीज कुल मिलाकर के 4 टाइप्स की बन जाती हैं। कौन सी? पहला है डायमेंशनल वेरिएबल्स। ये वो क्वांटिटीज हैं जिनके पास डायमेंशंस है और इनका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है। उसके बाद डायमेंशनलेस वेरिएबल्स, इनके पास डायमेंशंस नहीं है इसलिए डायमेंशनलेस, और इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, इसलिए इन्हें बोला जाता है डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। तीसरा आता है डायमेंशनल कांस्टेंट्स। इनके पास डायमेंशन तो है और इनका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, वैल्यू कांस्टेंट है, इससे इनको कहा जाता है डायमेंशनल कांस्टेंट्स। चौथा आता है डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स। इनके पास डायमेंशन तो नहीं है लेकिन इनका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, उसकी वैल्यू फिक्स्ड रहती है, इसलिए इनको कहा जाता है डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ठीक, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहें तो इसे जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे कुछ बेहतरीन से बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। बच्चों, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जितना आसान दिखता है, जब हम इसके क्वेश्चंस करने पर आते हैं तो हम ये पाते हैं कि इसके क्वेश्चंस में बहुत ट्रिकीनेस आ जाती है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जब हम क्वेश्चन को देखते हैं तो हमें यही पता नहीं चलता कि ये क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर बेस्ड है। इतनी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है क्योंकि इसके क्वेश्चन
लैंग्वेज में बहुत ट्रिकी होते हैं। तो आज इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अगर आपको यहां तक वीडियो अच्छी लग रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चों। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे और मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपको और अच्छे से पढ़ा सकूं। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस इन यूनिट टाइम इज गिवन बाय n equals minus d n2 minus n1 अपॉन x2 minus x1। ये हमें फॉर्मूला दे दिया गया है। ठीक, क्वेश्चन आगे कह रहा है ये जो n1 और n2 हैं ये है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ध्यान सुनिएगा, यहां पर डायमेंशंस आपको वर्ड से बनाने पड़ेंगे। ठीक, ये कहता है ये क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम फॉर द वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यूज यानी डिस्टेंस की वैल्यूज है x1 एंड x2। आपको डायमेंशंस ऑफ डिफ्यूजन कांस्टेंट d ये जो है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे निकाल करके बताना है। ध्यान दीजिएगा, ये जो n है इसके लिए कहा गया है नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। तो ये जो लैंग्वेज हमको गिवन है ना, यहां पर कोई भी ऐसा स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपने टेबल से याद कर लिया हो, रट रखा हो, ऐसा नहीं है। यहां पर ये जो लैंग्वेज है बच्चों, इस लैंग्वेज को ही सुन करके आपको डायमेंशनल फॉर्मूला, इस लैंग्वेज से पढ़ करके ही आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो चलिए इनके डायमेंशंस पहले बनाते हैं। n के बारे में कहा गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। तो n जो है ये बन जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया यानी पर यूनिट एरिया एंड इन अ यूनिट टाइम यानी पर यूनिट टाइम। अब याद करो, मैंने आपको बताया था जितने भी नंबर्स होते हैं दे ऑल आर डायमेंशनलेस। जितने भी नंबर्स हैं दे आर ऑल डायमेंशनलेस। तो ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऊपर है इसके लिए हम लिखेंगे m0 l0 t0, क्योंकि मैंने आपको ये बात बता दी थी जब भी कोई क्वांटिटी डायमेंशनलेस होगी तो आप उसके लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे, m0 l0 एंड t0। याद आई बात सबको? ठीक, तो ऊपर तो आ गया m0 l0 t0। एरिया के लिए लिखा जाता है l स्क्वायर, टाइम के लिए लिखा जाता है t। तो n का फॉर्मूला बन के आ गया, जब ये ऊपर जाएगा l की पावर -2 t की पावर -1। तो पहले हमने जो क्वांटिटीज दे रखी हैं उनके सेपरेटली डायमेंशनल फॉर्मूला हम बना लेंगे। अब आते हैं n1 और n2 पर। n1 और n2 क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। यह है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन वॉल्यूम। अब फिर से हम जानते हैं नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, नंबर्स आर डायमेंशनलेस। तो इसलिए यहां तो ऊपर लिखा जाएगा m0 l0 t0 और नीचे लिखा जाएगा वॉल्यूम का l3। तो इसका फॉर्मूला बन गया l की पावर -3। n1 और n2 दोनों का फॉर्मूला l की पावर -3 ही बन जाएगा। ठीक, इसके बाद x1 और x2 ये वैल्यूज ऑफ x यानी डिस्टेंस है। तो x1 और x2 इनका जो फॉर्मूला है वो है डिस्टेंस का, दैट इज l की पावर 1। ठीक, आपको निकालना है डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर डिफ्यूजन कांस्टेंट d। ठीक, अब इसमें जो माइनस साइन है इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि माइनस से क्या फर्क पड़ता है, बस यही तो पलट जाएगा, ज्यादा डिफरेंस कुछ नहीं आएगा। चलो लिख लेते हैं, n की वैल्यू अगर हम लिखें तो ये हो जाती है -d n2 n1 अपॉन x2 x1। ये लिखा है, अगर मैं माइनस को अंदर मल्टीप्लाई भी कर दूं तो फॉर्मूला बन जाएगा d इंटू n1 n2 अपॉन x2 x1। यही बनेगा जी। अगर मैं d का फॉर्मूला बना लूं यहां से
बच्चों तो डी का फॉर्मूला बन जाएगा n इंटू x2 माइनस x1 अपॉन n1 माइनस n2। अब हम फंस जाते हैं यहां पर आकर के, हमें लगता है यार इनकी तो कोई वैल्यूज ही नहीं दे रखी, हम क्या करें, हमारे दिमाग में क्या क्लिक नहीं करता, हमें नहीं याद आता कि भाई अगर सेम क्वांटिटीज को माइनस कर सकते हैं तो ये तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहती है ना, अगर ये रिलेशन ट्रू है तो इनके डायमेंशन सेम है, और ये बात हमें पता भी है इनके डायमेंशन सेम है, तभी तो हम इनको माइनस कर पा रहे हैं। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, अगर आप लेंथ में से लेंथ माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा? आप कहोगे सर लेंथ में से लेंथ माइनस करके आंसर में लेंथ ही आता है। अगर मैं आपसे कहूं भाई एरिया में से एरिया माइनस करो तो आपका आंसर क्या आएगा? आप कहोगे सर एरिया में से एरिया माइनस करके एरिया ही आंसर आता है। अगर मैं कहूं मास में से मास माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा? आप कहोगे सर मास में से मास माइनस करके आंसर में मास ही तो मिलता है। यस और नो? इसका मतलब हम सिर्फ उन्हीं क्वांटिटीज को माइनस करते हैं जिनके डायमेंशन सेम होते हैं, और उनको माइनस या प्लस करने के बाद फिर से वही क्वांटिटी आती है। इसका मतलब जो x2 और x1 को माइनस करूंगा तो वही डायमेंशन आएगी जो इन दोनों की है, यानी सेम एक की डायमेंशन लिखी जा सकती है। तो मैं d की डायमेंशन लिखने के लिए पहले लिखता हूं n की डायमेंशन, जो कि थी l की पावर -2 t की पावर -1। अब x2 और x1 को माइनस करूंगा तो आंसर डिस्टेंस ही आएगा, तो डिस्टेंस के लिए लिखा l की पावर 1 डिवाइडेड बाय n1 और n2 को माइनस करूंगा तो आंसर n1 n2 की डायमेंशन वाला ही आएगा, और इनकी डायमेंशन क्या थी? l की पावर -3। आ गई बात समझ में? तो अब इन पावर्स को देखो, ये मल्टीप्लाई में है, मैंने एक्सपोनेंट का रूल सिखाया था, अगर नहीं याद तो दोबारा बता रहा हूं। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था a की पावर x इंटू a की पावर y होता है a की पावर x प्लस y, यानी सेम बेस के साथ मल्टीप्लाई होने में पावर ऐड हो जाती है। a की पावर x डिवाइडेड बाय a की पावर y होता है a की पावर x माइनस y, यानी सेम बेस के साथ अगर डिवाइड करो तो पावर्स माइनस हो जाती है। ऐसे ही a की पावर x उसकी होल पावर y होता है a की पावर x इंटू y, ऐसे में पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है। बात समझ में आई सबको? ये सोनो, तो अब यहां पर देखो ये मल्टीप्लाई है और फिर वो डिवाइड है, तो मेरे पास जो d का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा वो l की पावर -2 प्लस 1, और ये -3 ऊपर जाकर के हो जाएगा प्लस का 3। ठीक, और t ऐसी का ऐसी रह गया क्योंकि t का और कोई यहां नहीं है, तो -2 प्लस 4 इज +2, तो d का आंसर हमारे पास आ गया l की पावर 2 t की पावर -1, और ये है हमारा आंसर ऑफ डिफ्यूजन कांस्टेंट। आई होप सबको समझ में आ गया होगा ये सॉल्यूशन। जल्दी से पॉज करके इसको सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a इंटू बी। a इंटू बी के डायमेंशन निकालने हैं, और हमें फॉर्मूला दिया गया है p इक्वल्स टू b माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन ए टी। बताया गया है p जो है यहां पर वो पावर है, x हमारे लिए डिस्टेंस है, और t हमारे लिए टाइम है। तो हमें ये b नहीं पता और हमें ये a नहीं पता, तो पहले मुझे a और b निकालना पड़ेगा, तभी तो मैं उनको मल्टीप्लाई कर सकूंगा, है ना? तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे को दिया गया है p इक्वल्स टू b माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन ए टी। अब जरा अगर आप इस क्वेश्चन को सोचो तो आप इसको कैसे सॉल्व करने लग जाओगे? आप इस ए टी को उधर ले जाओगे, फिर एक्स स्क्वायर को उधर ले जाके प्लस करने की कोशिश करोगे, लेकिन ऐसा करने से भी आप आंसर नहीं निकाल सकते। मैं उसकी वजह बताता हूं। वजह क्या है? अगर आप याद करो, हमारे पास ये एक इक्वेशन है, ये क्वेश्चन एक इक्वेशन की फॉर्म में है। देयर इज ओनली वन इक्वेशन। हाउ मेनी वेरिएबल्स डू वी हैव? कितने वेरिएबल्स है मेरे पास? जल्दी बताओ। दो वेरिएबल्स। कौन कौन से? एक है b, दूसरा है a। एक इक्वेशन दो वेरिएबल्स, भाई मैथ्स कहता है नहीं सॉल्व कर सकते, है कि नहीं? तो मैं इसको नॉर्मल मेथड से सॉल्व नहीं कर सकता, हमारा नॉर्मल मैथमेटिक्स फेल हो जाता है। यहां पर एक इक्वेशन से दो वेरिएबल थोड़ी सॉल्व किए जा सकते हैं।
मैथ्स का प्रिंसिपल है, सिंपल सी बात है, आपके पास जितने वेरिएबल्स हैं उतने ही इक्वेशन होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप सॉल्व नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। बात समझ में आई सबको? तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। देखिए कितना आसान, कितना एलिगेंट, कितना सुंदर सॉल्यूशन है इस सिंपल से क्वेश्चन का। देखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है मैं केवल उन्हीं क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं जिनके डायमेंशन सेम हो। तो आप यहां देख रहे हैं न्यूमरेटर में मेरे पास लिखा है b माइनस एक्स का स्क्वायर। तो मैं b में से एक्स स्क्वायर को केवल तब माइनस कर सकता हूं जब इन दोनों के डायमेंशंस क्या हो बच्चों, इन दोनों के डायमेंशन सेम हो, है कि नहीं? तो दे शुड हैव सेम डायमेंशंस। कौन कहता है ये बात? ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। कौन कहता है ये? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस कहता है। ठीक, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी b एंड एक्स स्क्वायर मस्ट हैव सेम डायमेंशंस। इनके पास सेम डायमेंशंस होना जरूरी है, तभी तो ये रिलेशन ट्रू हो सकता है डायमेंशनली, अदरवाइज तो रिलेशन ही गलत हो जाएगा, है कि नहीं? तो इसका मतलब b और b की डायमेंशंस वो ही होंगी जो एक्स स्क्वायर की डायमेंशंस होंगी, और x हमें डिस्टेंस दिया गया है, तो इसलिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाता है एल स्क्वायर। हमने b का आंसर निकाल लिया, b का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों? l का स्क्वायर। ठीक, अब अगर आप याद करो प्रिंसिपल ये भी कहता है कि आप उन क्वांटिटीज को जब सब्ट्रैक्ट करते हो तो आंसर भी वही क्वांटिटी आती है। फोर्स में से फोर्स को माइनस करोगे आंसर फोर्स आएगा, एल स्क्वायर में से एल स्क्वायर को माइनस करोगे तो आंसर एल स्क्वायर आएगा। तो मैं कह सकता हूं एक्सक्यूज मी बच्चों, तो हम इसमें क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि भैया अगर a का फॉर्मूला बनाएं तो वो बन जाएगा b माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन pt। अब a के लिए सॉल्व कर रहे हैं, और ये जो b माइनस एक्स स्क्वायर है इसकी डायमेंशन सेम होनी है, इसीलिए इनका आंसर एल स्क्वायर ही आएगा। तो अब मैं सीधे डायमेंशनल फॉर्मूला रख दूं, ऊपर रखता हूं एल का स्क्वायर क्योंकि इन दोनों को माइनस करके एल का स्क्वायर आएगा, नीचे है पावर, p इज पावर, पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने आपको बताया था एम एल स्क्वायर टी की पावर -3, लास्ट लेक्चर में डिराइव कराया हुआ है। अगर आप में से किसी को नहीं आता ये फॉर्मूला बना कैसे, तो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में वीडियोस में ये चीज सिखा रखी है, आप जा करके उन्हें देख सकते हैं। ठीक, और टाइम के लिए लिखा जाएगा टी की पावर 1। ठीक है, अब ये ऊपर चले जाएंगे तो a का फॉर्मूला बन के आ गया भैया, ये एल स्क्वायर ने एल स्क्वायर को मार दिया, देखो कैंसिल कर दिया ना, मार दिया, एल स्क्वायर ने एल स्क्वायर को मार दिया, खत्म। m ऊपर गया बन गया -1, t -3 और +1 था -2 था, ऊपर जाके गया बन गया +2। ये आ गया a का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक, क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा भाई? क्वेश्चन ने कहा a और b के डायमेंशंस निकालो, क्या यस और नो? नहीं। आप कहोगे सर क्वेश्चन ने तो कहा a इंटू b के डायमेंशन निकालो, तो जब मैंने a का डायमेंशन निकाल लिया और b का डायमेंशन निकाल लिया तो बचा क्या? मल्टीप्लाई ही तो करना है। तो डायमेंशंस ऑफ a इंटू b, a का डायमेंशन है m की पावर -1 t की पावर 2 और b का डायमेंशन है l की पावर 2, तो मेरे पास a इंटू बी का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया m-1 l स्क्वायर t स्क्वायर, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये है हमारा फाइनल आंसर। देखो कितना एलिगेंट, कितना प्यारा सा सॉल्यूशन था इस क्वेश्चन का, जो कि मैथमेटिकली चैलेंजिंग लगता है क्योंकि 2 वेरिएबल्स और एक इक्वेशन हमें दी गई थी। समझ में आ गया? फटाक से वीडियो को पॉज करो और इसके सॉल्यूशन को नोट कर लो। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। क्वेश्चन है आपको वॉन डेर वाल्स इक्वेशन का फॉर्मेट दिया गया है
क्वेश्चन है p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर ब्रैकेट में फिर से v माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। यहां पर ये जो p है बच्चों ध्यान रखना है, दिस p स्टैंड्स फॉर प्रेशर। ये जो v है v स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम का स्क्वायर है, ये v भी वॉल्यूम है, r है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और ये जो कैपिटल T है ये है टेम्परेचर। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा है डिटरमाइन द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। ए और बी के डायमेंशंस निकालो, इस ए के और इस बी के, और उन डायमेंशंस की मदद से ही फिर आप इनकी एसआई यूनिट क्या होनी चाहिए वो बता दो। तो सबसे पहले हम इनकी डायमेंशंस निकालने की कोशिश करेंगे। अब अगर आप इक्वेशन देखो, फिर से मैथ्स में फंस जाते हैं हम। कैसे फंस जाते हैं मैथ्स में? मैथ्स कहता है भैया इक्वेशन एक, वेरिएबल्स दो, है ना? कितने वेरिएबल थे कालिया? दो सरदार, और इक्वेशन कितनी थी? एक, फिर भी हार गए। ठीक है ना? तो यहां पर ए और बी दोनों हमें सॉल्व करना है। अब इसके लिए अगर आप दिमाग लगाओ, आपको एक बड़ी प्यारा सा एलिगेंट सा एक रूल दिया गया था। वो रूल था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो कहता है हम सिर्फ उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनकी डायमेंशन सेम हो। तो अगर आप नोटिस करो, यहां पर ऐसे दो रिलेशन नजर आ रहे हैं जहां पर सेम क्वांटिटी ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है। देखो एडिशन, इसमें देखो सब्ट्रैक्शन, है कि नहीं? तो यहां एडिशन हो रहा है, तो ये इक्वेशन डायमेंशनली कब सही होगी? जो डायमेंशन इसके हैं वही डायमेंशन इस पूरी वैल्यू के होने चाहिए। यस और नो? ये सब्ट्रैक्शन हो रहा है, ये वैल्यू कब वैलिड होगी, ये एक्सप्रेशन कब डायमेंशनली ठीक होगा? जब जो डायमेंशन इसके हैं वही डायमेंशन इसके हो जाए, है कि नहीं? तो अगर हम इस इक्वेशन को लिख लें सॉल्यूशन करने के लिए, तो हम लिख सकते हैं P प्लस ए अपॉन वॉल्यूम का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। तो आप लिखोगे सिंस ओनली सिमिलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर V एंड B शुड हैव सेम डायमेंशंस। इसीलिए ये जो V और B है, इनके डायमेंशंस क्या होने चाहिए बच्चों? इनके डायमेंशन सेम होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वैलिड नहीं होगा। ठीक, तो V क्या है? वॉल्यूम, तो इसीलिए B का डायमेंशनल V वॉल्यूम वाला आ जाएगा, जो कि आ जाएगा L क्यूब। तो हमने पहले एक आंसर निकाल लिया डायमेंशंस ऑफ B, जिसका आंसर है L की पावर 3। एक पार्ट हो गया। अब चलते हैं A की तरफ। सिमिलरली हम कह सकते हैं, जैसा हमने अभी पिछले में कहा था, P एंड A अपॉन V स्क्वायर should have same dimensions। भाई जैसे V और B के डायमेंशन सेम थे तभी हम उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, ऐसे ही P और A अपॉन B स्क्वायर के डायमेंशन भी सेम होंगे तभी हम उनको ऐड कर सकते हैं। ठीक, तो अब मैं लिख सकता हूं A अपॉन V स्क्वायर शुड हैव द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर। तो A का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? प्रेशर के डायमेंशंस, प्रेशर के क्या होते हैं डायमेंशन? ml माइनस वन टी माइनस टू। कहां सिखाया था? लास्ट वीडियो में, जाकर के देखो अगर नहीं आता तो। और इनटू वॉल्यूम का स्क्वायर, वॉल्यूम होता है L की पावर 3, उसका स्क्वायर तो L की पावर 6 हो जाएगा। ठीक, तो A का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा m1 L की पावर -1 प्लस 6 और T की पावर -2।
तो ए का डायमेंशन क्या आ गया बच्चों मेरे पास, m1 l5 t की पावर -2। तो हमने दूसरा पार्ट भी निकाल लिया, डायमेंशंस ऑफ ए। ये रहा हमारा प्यारा सा आंसर, डायमेंशंस ऑफ ए। क्या यूज किया, एडवांस मैथमेटिक्स नहीं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों के आ गए डायमेंशनल फॉर्मूला। क्वेश्चन यहां खत्म नहीं होता, क्वेश्चन एक स्टेप और आगे जाता है और क्वेश्चन कहता है आप इनकी एसआई यूनिट्स भी बताओ। तो एसआई यूनिट्स कैसे बताएंगे देखिए, अब बड़ी सिंपल सी बात रखते हैं, यूनिट्स के खेल पर आते हैं। यूनिट्स, एसआई यूनिट्स, सबसे पहले हम निकालते हैं ए की। अब देखो ए का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लो अपने सामने, m की पावर 1, l की पावर 5 और t की पावर -2। ठीक है, अब ध्यान देना m किसके लिए यूज किया जाता है, मास के लिए। मास की ऐसा यूनिट क्या होती है, केजी। मास की पावर कितनी है, तो केजी की पावर 1 ही रहेगी। l किसके लिए यूज किया जाता है, l यूज किया जाता है लेंथ के लिए, और लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर। तो लेंथ के लिए लिख देंगे मीटर। अब लेंथ की पावर कितनी है, 5, तो मीटर की भी बन जाएगी पावर 5। ठीक, टी किसके लिए यूज किया जाता है, टाइम के लिए। टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकंड। अब टाइम के ऊपर पावर लिखी है -2, तो सेकंड की भी पावर आ जाएगी -2। ये आ गई हमारी एसआई यूनिट फॉर ए। समझ में आ गया सबको। ऐसे ही अगर हम b की यूनिट बनाना चाहें तो आप b का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दो, क्या है भैया वो, l की पावर 3। अब l किसके लिए यूज करते थे हम, लेंथ के लिए। लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर। अब ऊपर लेंथ की पावर 3 लिखा है, तो यहां मीटर की पावर भी 3 हो जाएगी और ये बन जाएगी एसआई यूनिट ऑफ b। बात समझ में आई सबको, यस और नो, पक्की बात एकदम। अगर समझ में आया इस वीडियो को लाइक जरूर करो, समझ आया तो प्लीज लाइक करो और अपने कमेंट्स जरूर टाइप करो कि आपको कैसा लग रहा है जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्या आपको समझ में आ रहा है, आपको मजा आ रहा है फिजिक्स पढ़ने में, क्या सच में आपको लगने लगा कि फिजिक्स इतनी मुश्किल नहीं है। प्लीज अपना कमेंट मेरे लिए जरूर छोड़िए। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a अपॉन b इन द इक्वेशन। अब देखो दो क्वेश्चन मैं करवा चुका आप लोगों को, यस और नो। मैं आपको दो क्वेश्चन सिखा चुका हूं। अब ये तीसरा क्वेश्चन वीडियो पॉज करके आप खुद ट्राई करेंगे। तीसरा क्वेश्चन वीडियो पॉज करके, जो क्वेश्चन है वीडियो को पॉज करो और खुद ट्राई करो। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है f इक्वल्स टू a√x प्लस bt स्क्वायर। यहां पर ये जो f है फोर्स, x है डिस्टेंस और t है टाइम, ये हमको कहा गया। इक्वेशन है f इक्वल्स टू a√x प्लस bt स्क्वायर। अब देखो फिर से कितना आसान है ये क्वेश्चन। ठीक है, आपको a अपॉन बी के आपको फाइंड करने हैं डायमेंशंस ऑफ a अपॉन बी। तो a और b दोनों पता होने चाहिए, है ना। तो कैसे निकालें, एक इक्वेशन दो वेरिएबल। तो ये जब भी हम ऐसे मैथ्स में फंस जाएं तो सहायता करने कौन आता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी, है कि नहीं। यही तो है हमारी स्माइल का कारण, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। यही तो हमें मुस्कुराने देता है ऐसे क्वेश्चन में जहां पर हम मैथमेटिकली फंस जाते हैं। ठीक है, तो अब हमें पता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी कहता है सिर्फ उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनके डायमेंशन सेम हो, और आंसर भी सेम आता है। तो फोर्स इक्वल्स फोर्स प्लस फोर्स होता है कि नहीं। अगर ये फोर्स है तो ये पूरा भी फोर्स होगा प्लस ये पूरा भी फोर्स होगा, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू फोर्स प्लस फोर्स। यही तो बनता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। तो इसका मतलब a√x एंड bt स्क्वायर should have dimensions
ऑफ फोर्स। इन दोनों टर्म्स की जो डायमेंशंस हैं वो फोर्स की ही होनी चाहिए, तभी तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यहां पर वैलिड हो जाएगा। ठीक, तो अब a अंडर रूट एक्स शुड बी फोर्स, यही बन जाएगा। a और रूट एक्स, l रूट की पावर कितनी होती है 1/2, ठीक है। और फोर्स का फॉर्मूला m1 l1 t -2। लास्ट लेक्चर देखो, अगर नहीं पता ये कहां से आया डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, चेक माय लास्ट लेक्चर, वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये आ गई वैल्यू। अब इसको इधर ले आए अपॉन में, तो m1 l1 t -2 अपॉन l की पावर 1/2। अब रूल लगाएंगे हमारा एक्सपोनेंट्स का, तो ये हाफ ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा माइनस, तो m1 l की पावर 1 - 1/2 और t की पावर -2। 1 - 1/2 होता है 1/2, तो a का डायमेंशन आ गया m1 l की पावर 1/2 t की पावर -2। ये आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a। बात समझ में आई है सोनो? अब इसी तरीके से हम b का भी डायमेंशन निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल कहता था कि भैया ये जो b इंटू टी स्क्वायर है ये भी तो फोर्स ही होना चाहिए, तो इसका मतलब b इंटू टाइम का स्क्वायर शुड बी m1 l1 t -2। तो ये टाइम का स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो m1 l1 t -2 अपॉन t की पावर 2। तो b का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा m1 l1 t की पावर -4। ये 2 ऊपर जाके माइनस का बन जाएगा, तो मेरे पास b का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया mlt -4। क्वेश्चन यहां नहीं रुकता, क्वेश्चन कहता है a अपॉन b के डायमेंशन निकाल करके बताओ। तो अब हम आते हैं a अपॉन b का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए, तो हम इनको डिवाइड कर देते हैं a अपॉन b। तो a अपॉन b, a क्या है m1 l की पावर 1/2 t की पावर -2, और b के लिए m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -4। ठीक, ये m की पावर 1 से तो 1 मार दिया इसने, ये ऊपर चला गया, तो आपके पास a अपॉन b बना l की पावर 1/2 और ये 1 ऊपर जाकर के हो गया -1। ऐसे ही t की पावर -2 ऊपर लिखा है, ये माइनस ऊपर जाकर के हो गया प्लस। तो मेरे पास a अपॉन b का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो आया l की पावर -12 t की पावर 2। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर ऑफ a अपॉन b। ठीक है, मैच करो अपने आंसर के साथ। मैंने आपको कहा था वीडियो को पॉज करके आपको ये क्वेश्चन खुद करना है। ठीक, अब जरा मैच करो आंसर्स को। अगर आपका आंसर मैच होता है तो थम्स अप दीजिए, इसका मतलब आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है व्हेन लाइट ट्रैवल्स थ्रू ग्लास the refractive index of glass is found to vary with wavelength as mu equals to a plus b upon lambda square। ठीक है, आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का इस्तेमाल करते हुए बताना है फाइंड द SI यूनिट्स इन विच a and b must be expressed। a और b के SI यूनिट्स आपको निकालने हैं। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा ध्यान लगा करके सोचो। अब तो आपको ये भी कह दिया है कि भैया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करना है, तो ये तो पता है क्या करना है। जरा सोचो इसमें क्या किया जाएगा और क्या कोई खास क्वांटिटीज यहां पर हैं जिनका हमने पहले कहीं पढ़ा हो। देखो जरा, अगर आप ध्यान से देखो तो आप ये पाओगे कि यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और अगर आपको लेक्चर याद हो अभी जो मैंने आपको पढ़ाया, तो मैंने कहा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के पास डायमेंशंस नहीं होते, ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है बच्चों। ठीक, तो इक्वेशन को लिख लेते हैं म्यू इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन लैम्डा का स्क्वायर। काउचीज फॉर्मूला है, ठीक है, बस याद समझ लो। अब ये जो है ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
और ये लैम्डा है वेवलेंथ। वेवलेंथ मतलब वेव की लेंथ, किसी भी चीज की लेंथ हो तो डायमेंशन होता है एल, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ऐसी ही क्वांटिटी है डायमेंशनलेस, और डायमेंशनलेस का फॉर्मूला क्या होता है m0 l0 t0। ठीक, अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है सिमिलर क्वांटिटीज को ही ऐड किया जा सकता है, और आंसर भी वही आता है। तो डायमेंशनलेस इक्वल्स टू डायमेंशनलेस प्लस डायमेंशनलेस बनना चाहिए। इसका मतलब A शुड बी डायमेंशनलेस। A क्या हो जाएगा डायमेंशनलेस, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l0 t0 बन जाएगा। अब क्योंकि इसमें कोई डायमेंशन नहीं है तो ना मैं इसे मास की टर्म्स में नाप सकता हूं, ना लेंथ ना टाइम, इसलिए इसके पास कोई यूनिट नहीं होगी। इट विल ऑल्सो बी यूनिटलेस, दिस विल बी यूनिटलेस, नो यूनिट्स, इट विल हैव नो यूनिट्स, इसके पास कोई यूनिट नहीं होगी, क्योंकि यूनिट उन्हीं क्वांटिटीज की होती है जिनको हम नाप सकते हो। ना मैं इसको मास की फॉर्म में नाप सकता हूं, ना लेंथ ना टाइम, ना किसी और क्वांटिटी की फॉर्म में। ठीक, अब इसी तरीके से ये जो b अपॉन लैम्डा स्क्वायर है ये भी क्या होना चाहिए डायमेंशनलेस होना चाहिए, यस और नो, क्योंकि सिमिलर क्वांटिटीज को ही ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये भी क्या होना चाहिए डायमेंशनलेस होना चाहिए। तो b जो है अपॉन लैम्डा स्क्वायर को लिखा जा सकता है m0 l0 t0, और ये लैम्डा जो है ये l है, क्या है ये l, लैम्डा क्या होता है l, तो मैं इसकी जगह l लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं, तो l का स्क्वायर, तो b का फॉर्मूला आ जाएगा l का स्क्वायर, क्योंकि ये तो हट जाएगा तो l स्क्वायर बचेगा केवल। ठीक, अब क्योंकि यहां लेंथ आ रहा है, और लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है बताया था अभी, लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है मीटर, और क्योंकि उसकी पावर 2 है तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों b की ऐसा यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर। आ गई बात समझ में सबको, यस और नो, पक्की बात, गिव अ थम्स अप। ये देखिए एक और क्वेश्चन, बड़ा प्यारा सा बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है बच्चों, ये बड़ा ही मजेदार है और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही एलिगेंट सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। ठीक है, जरा देखो, याद करो, सब कुछ छोड़ो क्या क्या चीज है, एक सिंपल सी बात पर गौर करो। अब तक आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, आप कहोगे हाँ सर, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ठीक, जिसके चक्कर में मास्टर ने खूब पीटा है ना। अब यहां जो ये क्वांटिटीज है साइन कॉस टेन, इनके साथ हमेशा थीटा लगता है। थीटा क्या है एंगल है अगर आपको याद हो, और मैंने अभी आपको बताया था एंगल क्या होते हैं, एंगल आर डायमेंशनलेस, एंगल के पास कोई डायमेंशंस नहीं होती। अगर आप याद करो एंगल हैव नो डायमेंशंस, तो ये पूरी की पूरी टर्म जो आ रही है, इसके साथ ये जो पूरी टर्म आ रही है ना, कौन सी टर्म, ये वाली, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये पूरा का पूरा क्या होना चाहिए एंगल, और एंगल होगा तो ये क्या होना चाहिए, एंगल कैसा होता है डायमेंशन लेस, इसका मतलब ये पूरी की पूरी क्वांटिटी डायमेंशन लेस होनी चाहिए। बस इसी बात को अगर आपने दिमाग में बैठा लिया तो ये क्वेश्चन ऐसे चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। देखो अब इक्वेशन है y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यहां पर x डिस्टेंस है, t टाइम है, आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है ओमेगा और k का। सवाल ये है आपको ओमेगा और k का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल करके बताना है। बड़ा मजेदार बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये ओमेगा जो है डब्ल्यू भैया से मिलता जुलता है थोड़ा, ठीक है, ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब हमें पता है ये जो ओमेगा टी माइनस के एक्स है ये पूरा का पूरा कैसा होना चाहिए डायमेंशन लेस,
क्योंकि भैया साइन के साथ लगाया जाता है थीटा, जो कि होता है डायमेंशनलेस। ठीक, तो हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएंगे तो ओमेगा टी भी क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस। और ओमेगा क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस डिवाइडेड बाय टाइम। तो ओमेगा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा बच्चों, टी की पावर -1। देखो कितना मजेदार आंसर, कितना सुंदर एलिगेंट सॉल्यूशन आ गया है ना, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है ये। इसी तरीके से ये जो kx है ये भी क्या होना चाहिए, ये भी कैसा होना चाहिए बच्चों, डायमेंशनलेस होना चाहिए। तो k क्या होना चाहिए, m0 l0 t0 यानी डायमेंशनलेस अपॉन x। x क्या था, डिस्टेंस। तो l ऊपर चला जाएगा तो पावर बन जाएगी -1। तो हमारे पास k का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आया, l -1। आई बात समझ में। तो ये था हमारा प्यारा सा सुंदर सा क्वेश्चन और ये है उसका प्यारा सा सुंदर सा सॉल्यूशन। आई होप आपको मजा आ रहा होगा यहां तक मेरे साथ फिजिक्स पढ़ने में, और जहां तक मैं जानता हूं अब आपको फिजिक्स इतनी मुश्किल नहीं लग रही होगी, है कि नहीं, मजा आ रहा है, यस और नो। अगर आपको मजा आ रहा है मेरे साथ फिजिक्स पढ़ने में तो बच्चों आपको भी मेरी थोड़ी मदद करनी पड़ेगी। आपको इस चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब, बेल आइकन जो है उसे दबा दीजिए, घंटी को बजा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं अगली वीडियो डालूं आपको तुरंत मिल जाए। ठीक, मैं इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल हूं, तो अगर आप अपने सर को फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर, यह है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, यहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और हमारा एक बड़ा प्यारा सा फिजिक्स का ही प्यारा सा टेलीग्राम चैनल है, जहां पर मैं आपको डीपीपीज, उनके सॉल्यूशंस और बहुत सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता हूं। तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए ताकि आप मेरे टेलीग्राम चैनल का हिस्सा बन सकें और आपको मिल पाए बढ़िया बढ़िया मटेरियल पढ़ने के लिए। आई होप आपको मजा आ रहा होगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में और साथ में पढ़ेंगे फिजिक्स।